This meeting is being recorded. अब आप सबका मैं आशीर्वाद लेते हुए आज निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर लघु कथा संगोष्ठी का जो आयोजन किया है रविवार नवंबर 6, 2022 को, उसका मैं बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सबको तहे दिल से बार बार नमन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी प्रसन्न होती हूँ और साथ में मैं थोड़ी सी जैसे घबराहट तो होती ही है, वो भी मेरे को एक अंदर से होती है। तो लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि ये जो मंच मैंने अपने माता पिता श्रीमती निर्मला पुरी, श्री रोशन लाल पुरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस मंच की नींव रखी, जैसे आप कहिए, या और इसलिए एक महीने में हर माह एक प्रोग्राम करने की कोशिश करती हूँ। और ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये आपके जैसे साहित्यकार, आपके जैसे कवि, आपके जैसे लेखक, इन सब के कारण हो पाता है। मैंने तो एक छोटा सा एक बीज बोया है, लेकिन उसको एक आगे उसमें पत्ते, फूल, फल जो खिलेंगे वो सब आपके सहयोग के साथ खिलेंगे। और एक कोशिश ये होती है कि हर माह, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग विधाओं में लिखते हैं, तो हर बार मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही तरह की विधा को हम लेकर आगे ना चले। तो आज जो इस माह लघु कथा का आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और सभी लघु कथाकार जो कि एक बहुत सक्षम, बहुत विशिष्ट, वो अपनी लघु कथा का पाठ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा भी एक ये बता देती हूँ कि आज का जो समय है, आज जो टाइमिंग है अमेरिका में 9 बजे है, और कल यहाँ पर इस समय दिन के 10 बजे हुए थे। अब आप कहेंगे कि कल 10 थे, आज 9 कैसे हो गए? तो अमेरिका में इसको लाइट सेविंग डे बोलते हैं, लाइट सेविंग टाइम बोलते हैं। आपको मालूम भी होगा, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, हम कई बार भूल जाते हैं घड़ियों को आगे पीछे करने। फॉल में, मतलब इस समय नवंबर में, हमें अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे करना पड़ता है। तो आज हमें दिन के 24 की बजाय बल्कि 25 घंटे मिल गए हैं। और हाँ जी, और जब ये मार्च में होता है, और जो मतलब स्प्रिंग सेशन में, स्प्रिंग वेदर में होता है, तो उस समय हमें 1 घंटा दिन में कम हो जाता है, हमें घड़ी को आगे करना पड़ता है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हुई है कुछ लिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज इसीलिए मैंने 9 बजे का समय दिया है। मार्च में जाकर फिर इसका समय हम 10 बजे कर लेंगे। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी कोई अपने आप को एक बहुत सक्षम, मैं एक विद्यार्थी हूँ साहित्य में, कवि, काव्य में और लेखन में एक विद्यार्थी हूँ। तो बस यही आज लघु कथा का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लघु कथा एक छोटी कहानी नहीं है। लघु कथा और ये कहानी का संक्षिप्त रूप भी नहीं है। ये वह विधा है जो अपने एकांगी स्वरूप में किसी भी एक विषय या घटना या एक क्षण पर आधारित होती है। तो और जो इसका जो मुझे सीखने को मिला कि हर लघु कथा में एक चेतना जागृत होती है, उसमें एक संदेश होता है, और उससे हमें कोई सीख मिलती है। तो और इसमें जितने भी शब्द होते हैं, उन्हें हम अपने विचारों के साथ, अपने भाव के साथ कम से कम करने की कोशिश करते हैं। संवादों की संख्या भी हम कम रखते हैं। तो और जो असली, जो मैं अपने मन के भाव बताना चाहती हूँ, कि लघु कथा एक स्वनिहित रचना होती है, और ये एक नैतिक हमें शिक्षा देती है, और ये एक क्षण को पकड़कर एक निश्चित मनोदशा को बताती है। तो मुझे मालूम है, मैं इससे अधिक इसके विस्तार में नहीं जाऊंगी। बस यही कहूंगी कि लघु कथा जो कथाकार हैं, जो लेखक हैं, जो लिखते हैं, और जब पढ़ते हैं तो वो बहुत आकर्षक लगती है। तो जो आज विशिष्ट लघु कथाकार हमारे साथ जुड़े हैं, इनका इस लघु कथा के क्षेत्र में बहुत नाम है। इन्होंने लघु कथा की पुस्तक या पुस्तकें भी प्रकाशित करी हैं, और मेरा एक सौभाग्य है कि आज एक विशिष्ट कथाकारों के साथ मिलकर मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर उन सबको
आमंत्रित करने के योग्य हुई हूँ और आप उन सबको जुड़ने के योग्य हुई हूँ और उन सबके साथ कुछ सीखने का मुझे अवसर मिलेगा। तो मैं आप सबको पहले प्रतिभागियों से मिलवा देती हूँ। प्रेम विज जी जो हैं वो चंडीगढ़ से जुड़े हैं, नीलम त्रिखा जी पंचकुला से जुड़ी हैं, प्रदुम्न भल्ला जी जो उनके घर में आज खुशी का मौका है, वो आज नाना बने हैं, वो कैथल से जुड़ने वाले थे परंतु नहीं जुड़ पाए। सरिता मेहता जी जो हैं वे ह्यूस्टन से हैं लेकिन आजकल वो भारत में हैं। और चित्रा राणा जी जो हैं वो कनाडा अल्बर्टा से जुड़ी हैं, उनका समय तो अभी वहां पर सुबह के 7 बजे हैं। बहुत आभार, धन्यवाद चित्रा जी। और शशि पाधा जी जो वर्जीनिया से जुड़ी हैं। तो अभी मैं बता देती हूँ कि सौभाग्यवर्धन जी का अगर आपने ग्रुप में मैसेज पढ़ा होगा, उनका सुबह मैसेज आया, उनके पांव में थोड़ी चोट लग गई, हम चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए वो आज नहीं जुड़ पाए। तो उनका जो जो रोल, जो उनका जो काम, तो वो मैं आज शशि पाधा जी को समर्पित करती हूँ। और मैं शशि पाधा जी को अपने इस लघु कथा मंच पर एक मुख्य अतिथि के रूप में उनको सम्मानित करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि शशि पादा जी जैसा भी, वो बहुत अच्छा संभालती हैं, उनके लिए मुझे ज्यादा बात मैं बाद में बता दूंगी उनका परिचय, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जब उन्हें सुबह बताया तो उन्होंने सहर्ष बड़ी खुशी से इसको स्वीकार कर लिया। सो ये हमारे आज के प्रतिभागी हैं, लघु कथाकार हैं। देखिए, कोई लघु कथाकार नया होता है, कोई सक्षम होते हैं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। अब मैं इस मंच के लिए गणेश जी का आशीर्वाद मांगते हुए कार्यक्रम को आरंभ करूंगी कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। और माँ शारदे, माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि हम सब सरस्वती के आशीर्वाद के साथ शिक्षा दायनी और जो हमें स्वर दायनी, जो मैं बोल पाती हूँ, जो लिख पाती हूँ, जो कह पाती हूँ, वो एक माँ सरस्वती का आशीर्वाद। माँ सरस्वती के इस आशीर्वाद के साथ मैं कुछ मंत्र माँ सरस्वती को समर्पित करना चाहूंगी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृति विधेर्वे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए मैं आज के कार्यक्रम को आरंभ करूंगी। और आज घड़ियों के हिसाब से 1 घंटा पीछे जो हमने कार्यक्रम आरंभ किया, लेकिन भारत में शाम के 7:30 बजे हैं, अमेरिका में हमने 9 बजे इस कार्यक्रम को आरंभ किया। तो सबसे पहले जो हमारे साथ एक लघु कथाकार, लघु कथा लेखक जो जुड़ी हैं, उनको आप लोगों ने काव्य गोष्ठी में भी सुना होगा, मेरे साथ जुड़ती हैं, वो बहुत से काम करती हैं। तो मैं देखिए, परिचय बहुत, हम कितना भी लिख लें, 1 पेज 2 पेज 5-5 पेज भी हमारे हो जाते हैं। तो मैं छोटे से छोटा उनका परिचय देना चाहूंगी कि वह आकाशवाणी दूरदर्शन की के लिए मतलब उद्घोषक है वहां पर, और वे सह संस्थापिका है उमंग अभिव्यक्ति मंच पंचकुला। वे लेखन की विधा जो है उनकी कविता, गीत, लघु कथा, नाटक, संवाद, दोहे और हाइकू और भजन भी लिखती हैं। वे लघु कथा संग्रह उनका एक आशाएं प्रकाशित हो चुका है। और उनकी जो छोटी कहानियां और भी जो उनके संयुक्त जो उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, वो तो बहुत बड़ा नंबर है, 35-40 आप कह सकते हैं। और इनको कई तरह के सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो अब उनकी अगर मैं लिस्ट पढ़ूंगी तो मैं उनका समय नहीं लेना चाहूंगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि सबको आप अपनी रचना, अपनी लघु कथा 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर प्रस्तुत करें। अगर आप इस समय में आपको लगता है कि मेरी लघु कथा 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी तो आप 2 कर दीजिएगा। तो सबका सम्मान करते हुए, सबके समय का उपयोग करते हुए
मैं नीलम त्रिखा जी आपको अभी आमंत्रित करूंगी, लेकिन क्योंकि मैं जब कविता के लिए आमंत्रित करती हूँ तो मैं किसी विशिष्ट कवि की रचनाएं पढ़ती हूँ। अब ये लघु कथा ऐसी है जिसमें कि छोटी सी बात, छोटे से लेख में, कुछ शब्दों में हम बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। तो मैं आज रहीम जी के दोहों के साथ सबको आमंत्रित कर, क्योंकि जो दोहा होता है अगर हम देखें, उस दोहे को लेकर हम उसकी कितनी बड़ी व्याख्या कर सकते हैं, बिल्कुल, कितना ज्यादा बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आज मैं आपको सबको रहीम जी के दोहों के साथ आमंत्रित करूंगी। तो नीलम जी, अब मैं आपको रहीम जी के इस दोहे के साथ आमंत्रित करूंगी कि रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर। मैं अर्थ नहीं समझाऊंगी। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आहिए, जब नीके दिन आहिए, बनत न लगिए देर, बनत न लगिए देर। तो नीलम जी, आपका स्वागत है। आप अपनी लघु कथा प्रस्तुत करिए। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी जी जी, सभी को सबसे पहले सादर नमन करती हूँ। और सुषमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत ही खूबसूरती से आप कार्यक्रम हर महीने करती हैं, और आज नया विषय है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, तो मैं अपनी पुस्तक आशाएं लघु कथाएं हैं जिसमें 77, उसी में से अपनी एक छोटी सी लघु कथा सुना रही हूँ। बहुत छोटी है तो मैं 2 सुना दूंगी। तो स्वागत है आपका। इसका नाम है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोग बाहर से हैं। ये ठीक करवा चौथ की तरह ही व्रत होता है, लेकिन ये संतान के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी यहाँ भारत में बहुत मान्यता है इसकी। अहोई अष्टमी की पूजा चल रही थी। घर के सामने वाले पार्क में बैठकर सभी पूजा कर रही थी। मालती अपनी प्यारी बिटिया के साथ अहोई अष्टमी की पूजा के लिए बैठती, तभी पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी अम्मा ने टोका, अरे आज तुमने भी व्रत रखा है क्या? हाँ माता जी, पर तुम्हारा तो बेटा नहीं है। तो क्या हुआ माता जी, यह व्रत तो संतान की सलामती के लिए होता है ना। नहीं, मेरी बहू अपना बेटा लेकर आती होगी, तुम यहाँ पीछे बैठ जाओ, आगे तो सब बेटे वाली माताएं बैठी हैं। पर बेटा बेटी आजकल एक समान होते हैं माता जी, और फिर यह तो संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखा जाता है, और बेटी को भी उतने ही आशीर्वाद की जरूरत होती है जितनी की बेटों को। और यह कहते हुए मालती की आंखें भर आई। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। ये एक व्यंग्यात्मक लघु कथा थी जो कि समाज पर एक छोटा सा, मतलब ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है, भारत में ये चीज अभी है। और दूसरी मेरी कविता है, लघु कथा है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस पर शानदार सरकारी समारोह में मुझे कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला, और सब अपनी मातृभाषा हिंदी पर बड़े जोर शोर से वहां शामिल हुए थे। बहुत देर हो गई, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि महोदय अभी तक नहीं आए थे, लिहाजा कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ। और ऐसे करते करते बहुत सारा समय बीत गया। आखिर में मुख्य अतिथि जी आए और अंग्रेजी में अपना भाषण देकर चले गए। इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर सच में अंदर से बहुत तकलीफ हुई, और यही विचार मन में आया कि हिंदी दिवस समारोह के नाम पर यश कमाने का यह एक बहुत ही सस्ता तरीका है। जी, नमस्कार करती हूँ सभी को। बहुत 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 धन्यवाद। हाँ जी जी, ये मेरी मैंने अपनी लघु कथा सुनाई है, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक है, बहुत छोटी है। जैसे कि आपने बोला कि एक क्षण की बात होती है जो कहीं ना कहीं दिल को लगती है, और वो एक मैसेज लिए होती है। अगर आप कहो तो मैं एक छोटी सी मुआवजा और सुना सकती हूँ। सुना दीजिए, सुना दीजिए। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर सुना दीजिए। मुआवजा, ये भी छोटी ही है। नहीं, कोई बाढ़ स्वागत। आने में, जी, बाढ़ आने से जिनकी फसलें नष्ट हुई, सरकारी अधिकारी गांव में जाकर उनकी लिस्ट तैयार कर रही है ताकि उनको मुआवजा दे सके। साथ बैठे सरपंच जी अधिकारी को सभी के बारे में बता रहे थे।
गांव के लगभग सभी जमीन वाले किसानों की सरकार की तरफ से मुआवजा देने की लिस्ट तैयार हो गई थी, लेकिन गरीब रामधन हाथ जोड़ते हुए उठकर अधिकारी के पास गया। साहब, मेरा भी नाम लिख लीजिए। तभी सरपंच ने कहा, अरे तेरी तो जमीन नहीं है, फिर कैसा मुआवजा? रामधन ने कहा, हम गरीब कहाँ जाएंगे, फसल होती तो हम उसे काटते और खाने का अनाज हमें मिलता। अब फसल नहीं हुई तो हमारा भी तो नुकसान हुआ है ना, हमें अब खाने के दाने कहाँ से मिलेंगे? नहीं नहीं, अधिकारी ने भी उसे डांटते हुए कहा, ऐसी कोई योजना नहीं है, मुआवजा केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी जमीन थी। जी, क्या सभी को बात है, नमस्कार करती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे संदेश जी और बहुत छोटी 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 छोटे वाक्यों में, सॉरी थोड़े वाक्यों में आपने बहुत गहरे भाव बताए। बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। हाँ जी, जी, बहुत आपका बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद आपका, क्योंकि ये एक अलग विधा है। जैसा जी कि मैं खुद अपने आप को कह रही हूँ कि मैं खुद सीख रही हूँ, और मैं कभी कभी किसी और से भी बात कर लेती हूँ। जब भी कोशिश करते हैं हम लिखने की, सीखने की, तो एक सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपका बहुत पंचकुला से। बहुत आप सभी का भी धन्यवाद सुषमा जी, दिल से नमन आपको। धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जिनको मैंने आगे, अगला प्रतिभागी जो लघु कथाकार हैं, श्री प्रेम विज जी, जो कि जालंधर पंजाब से तो हैं, और ये एक वरिष्ठ साहित्यकार है। वरिष्ठ को देखिए हम सीनियर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सबको विशिष्ट कहती हूँ, और सबको इस सबको ऐसा मान देती हूँ कि ये इन सब गुणी जनों से मुझे सीखने को मिलता है, क्योंकि अपने अपने प्रोफेशन में हम सब अलग रहे, लेकिन कुछ समय निकाल कर हम सीखते हैं। तो इनके कई कविता, कहानी, हास्य और ये व्यंग आदि, इनके 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और इनकी कुछ पुस्तकों में से जो है काम, जो से कुछ पुस्तकों में से कहानी, कविता, उनकी भारत के विभिन्न शिक्षा बोर्ड में भी शामिल किया हुआ है, और इनके विषयों पर कुछ 4 विश्वविद्यालयों ने पीएचडी भी करवाई है। और ये इनको जैसे कि कई मान सम्मान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार भी सम्मानित मिले हुए हैं। और आजकल ये जैसे कि कहते हैं कि बड़े बड़े काम कर रहे हैं, संपादक भी हैं, और वर्तमान में एक संवाद साहित्यिक मंच के अध्यक्ष हैं, और जो कि 25 वर्षों से साहित्य जगत में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। तो विज जी, मैं प्रेम विज जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ रहीम जी के एक और दोहे के साथ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो हाँ जी, है, मैं देखूं है ना वहां पर वो, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। तो मैं अब आपको आमंत्रित करती हूँ रहीम जी के इन 2 पंक्तियों, एक दोहे के साथ। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। नहीं, आप ठीक है भाई साहब, आप बैठ जाइए। विज जी, आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ठीक। अब आप अपना पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। मुझे 1 मिनट दोहा पढ़ लेने दीजिए प्लीज। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो इसी दोहे के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। अब आप हमारे सामने अपनी लघु कथा का पाठ्य कीजिए, और हम सबको कुछ आपके सुनने और सीखने का अवसर प्राप्त होगा जी। सुषमा जी, आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सभी साथी उतने ही विद्वान हैं जितना कि मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, ये बहुत कुछ, ये मेरा लघु कथा संग्रह है जिसका नाम है खुलते परिदृश्य। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया। ये वर्षों पहले प्रकाशित हुआ था, तो तब मैंने लघु कथाएं खूब लिखी थी। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लघु कथा लिखने वाले हैं,
आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। लघु कथा तीर की भांति होती है जो सीधा अपने लक्ष्य पे जाकर पहुंचता है। रास्ते में इसके रुकने की कोई संभावना नहीं रहती, जैसा कि सुषमा जी ने बताया। तो मैं सीधा आपको एक पहले लघु कथा सुनाता हूँ। धंधा। स्वागत है जी। नए नए जिलाधीश के आने से जिले के कार्यालयों में एक नई किस्म की हलचल मच गई थी। नए जिलाधीश के आने से जिले के कार्यालयों में एक नई किस्म की हलचल मच गई थी। जो कर्मचारी कभी दफ्तरों में दिखाई नहीं पड़ते थे, अब घर जाने का नाम नहीं ले रहे थे और लाइसेंस बनाने वाली शाखा ने लोगों से शरेआम पैसे लेने बंद कर दिए थे। ऐसे लग रहा था कि इस शहर में राम राज्य आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नए जिलाधीश जी बहुत ही समय के पाबंद और ईमानदार थे। कर्मचारियों ने ऑफिस में तो आना आराम कर दिया था, लेकिन ऊपर से आने वाली आय के बंद होने से उनका मन और मस्तिष्क दोनों परेशान थे। इस बात को सहन कर पाना उनके लिए बहुत आसानी था। वैसे तो शाखा के सभी कर्मचारियों की आपस में बहुत अधिक विभिन्नता और झगड़ा रहता था। इस मतभेद का मुख्य कारण ऊपर से मिलने वाली राशि का वितरण था। जो अधिक राशि इकट्ठी कर लेता था, दूसरा ईर्ष्या से भर जाता था। बस सभी एक दूसरे की राशि पर नजर रखते। मुफ्त में मिलने वाली आय के बंद हो जाने से ये सभी इकट्ठे हो गए और मिलकर इसका उपाय ढूंढने लगे। उपाय को ढूंढने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने लाइसेंस के साथ साथ रेड क्रॉस की टिकटें बेचनी शुरू कर दी। उनका धंधा फिर से चलने लगा। टिकट पर 5 रुपए लिखे होते और वह 50 रुपए वसूल करते। इस प्रकार लोगों को लूटने का नया ढंग निकल लिया गया। जनता भी इसे निस्बत कहने से हिचकिचाने लगी, लेकिन बाबुओं के ऊपर की आमदनी फिर से होने लगी। बस रुपये बटोरने का ढंग बदल गया, साथ में ईमानदारी की छाप बनी रही। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो एक ये थी। हाँ जी, और दूसरी लघु कथा है मेरी, हाँ जी। हमदर्द सिर दर्द। हमदर्द सिर दर्द। हाँ जी। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के रिश्तेदारों और मित्रों को जब पता चला तो सभी एक दूसरे से पहले पहुंचकर हमदर्दी व्यक्त करने के लिए होड़ लेने लगे। जब डॉक्टर पहुंचा तो घायल व्यक्ति को उससे सहानुभूति प्रकट करने वालों ने घेर रखा था। डॉक्टर ने घायल व्यक्ति की जांच करने के पश्चात पास खड़े रिश्तेदारों से कहा, इसे तुरंत खून की जरूरत है, कौन देगा? डॉक्टर का वाक्य अग्निबाण की तरह सभी को लग गया और सभी धीरे धीरे बहाना बनाकर खिसकने लगे। डॉक्टर फिर आया तो वहां सिर्फ उसका बेटा खड़ा था। डॉक्टर साहब, मैं खून देने को तैयार हूँ। तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है? बेटा हूँ। अच्छा, बाकी हम दर्द लोग कहाँ चले गए? लड़का चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। उदास होने की आवश्यकता नहीं है, यह सभी आपके हमदर्द नहीं बल्कि सर दर्द पैदा करने वाले थे। सिर्फ सर दर्द पैदा करने वाले। बहुत खूब, बहुत वाह, खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत धन्यवाद। संदेश। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये किताब हमें भी चाहिए जब हम भारत आएंगे तो अरे आपसे आपको बिल्कुल फिर। किताब के साथ और भी बहुत कुछ गिफ्ट करेंगे। अच्छा जी, मिलेंगे। हाँ जी, प्रभु ने चाहा बिल्कुल मिलते हैं। प्रोग्राम भगवान करे सबके सफल हो। तो चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों कविताओं में मुझे बहुत सॉरी, दोनों लघु कथाओं में एक संदेश छुपा हुआ था और आपने थोड़े शब्दों में, थोड़े वाक्यों में बहुत गहरी गहरी बातें सुना दी और समझा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब मैं जो हमारे साथ डॉक्टर सरिता मेहता जुड़ी हुई हैं,
फिर मैं वही कहती हूँ कि परिचय सबके बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो असली असली उद्देश्य है और जो असली जिसको कहते हैं कि कारण है कि हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सबकी साहित्य से, हिंदी भाषा में रुचि है और हम सब लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो जो सरिता मेहता जो कि अमेरिका में रहती हैं, आजकल वो भारत में आई हुई, अमेरिका में रहती हैं, आजकल वो भारत में है। तो वे अमेरिका में भी हिंदी भाषा और संस्कृति की प्रोफेसर रही हैं। तो वो कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, यहाँ तक कि इतिहासकार और कलाकार भी हैं। और अभी अभी मैं मतलब और वर्तमान में विद्याधाम यूएसए की अध्यक्ष हैं, जो कि 22 वर्षों से भारत में, अमेरिका में और भारत में भी काफी सक्रिय योगदान दे रहे हैं भाषा के लिए। और इनको भी जैसे इनकी पुस्तकें और इनको भी कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन जो एक बात मैं अभी सबको बताना चाहूंगी, अगर नहीं मालूम, तो सरिता जी के 2 काव्य संग्रह पिछले महीने ही प्रकाशित हुए हैं। तो उनके नाम है, एक का नाम है दिव्य सरिता और एक है उन्मुक्त उड़ान। तो सरिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्य, इतना मतलब काम करने के लिए और प्रकाशित करवाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भी इसी तरह करते रहिए। तो सरिता जी, मैं आपके लिए भी रहीम जी का अगला दोहा प्रस्तुत करती हूँ और आपको उसी के लिए आमंत्रित करूंगी। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रूठे वाह। सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। रहीमन वाह फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। और वाह इसी दोहे से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। आप पटल पर आकर अपनी लघु कथा प्रस्तुत करें। धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार पुष्पा जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आप क्लियर है, बहुत क्लियर आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खूबसूरत परिचय दिया, जितनी खूबसूरत आप हैं दिल की भी और वैसे भी। आपने किस तरह सबको जोड़ रखा है, ये सबसे बड़ी बात निर्मल रोशन के। और बहुत दुआ धन्यवाद। करती हूँ आपकी धन्यवाद। ये इसी तरह इंतजार बना रहे और सबसे मिलने का मौका मिलता है सभी साहित्य को। ये महफिल आज भी खास है हर पहलू पे, और सबसे अच्छा लगता है कि जो आप हर बार हर पहलू को, अलग अलग पहलू को लेके आते हैं। बहुत धन्यवाद, ही बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और पटल पे भी सभी को मेरा नमस्कार, सभी गुणीजनों को नमस्कार। और मैं आज शुरू करती हूँ। मेरी पहली लघु कथा है घर मंदिर। स्वागत। ये चांद भी ना जाने कहाँ छुप गया। पूर्णिमा की रात है, पर चांद बादलों में ये क्यों निगल लिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी सारी खुशियां और अरमान। रात के 11 बज चुके थे, दूर दूर तक सन्नाटा था, और उससे भी बढ़कर मेरे अंदर बढ़ रही थी बेचैनी। अजीबोगरीब से उमड़ रहे थे विचार। बहुत ही कठिन लग रहा था सब कुछ इस तरह से सदा सदा के लिए छोड़कर जाना। ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल कंगाल सी हो गई हूँ। 6 बरस पहले पापा की मौत के बाद कम से कम इतना तो था कि माँ है, माँ के लिए भागी चली आती थी। पर अब तो वो भी चली गई। अब कहाँ आ पाऊंगी, किसके लिए। ये सब कुछ छूटने का गम सह नहीं पा रही थी। 2 ही तो सप्ताह बचे थे, चली जाऊंगी अपने घर। विचारों के झूले में भारी मन से झूल रही थी। आंसू भी न थम रहे थे कि अचानक रोशनी मेरे मुख पर पड़ी। चांद मुस्कुरा रहा था। मैं तो जैसे चांदनी में नहा सी गई। चुपके से उसके कानों में आके मेरे शब्द गूंजने लगे, जैसे पापा बाहें फैलाए खड़े हैं। माँ की बनाई बेसन की पिन्नियों की महक, साग और मक्की की रोटियों की गंध। अरे ये क्या। खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। हर कोने में उन दोनों का एहसास मुझे खुशी से तरबतर कर गया। अचानक मेरे मुंह से निकला,
मम्मी पापा मैं जरूर आऊंगी, हर बरस उसी तरह, हर बरस उसी तरह मैं जरूर आऊंगी। पहले तो ये घर था, पहले तो ये घर था, अब मंदिर हो गया है। लगा पापा ने बढ़कर मुझे सीने से लगा चूम लिया। माँ भी बाएं फैलाई खड़ी थी, आशीर्वादों की वर्षा हो रही थी। मेरे मन का बोझ उतर गया। घर को सलीके से सजाने लगी और संभालने लगी। इस घर मंदिर में अपने माँ बाप से आशीर्वाद पाने में हर साल जरूर आऊंगी। बहुत खूब, बहुत वाह, भावुक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सरिता जी बहुत बिल्कुल आप हर साल आइए, यहाँ हम सब हैं, स्वागत है आपका, हमेशा प्यार बहुत बहुत नहीं मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सरिता जी। हाँ जी, आप शायद कह रही थी कि एक और पढ़ना चाहेंगे। हाँ जी, पढ़ हाँ, दीजिए, बिल्कुल। छुपन छुपाई। सुबह बस मेरी स्वागत। छोटी सी है, छुपन हाँ, छुपाई। हाँ जी। सुबह सुबह मैसेंजर पर संदेश की आवाज से नींद खुल गई। कोई अनजान सा नंबर था। यूं ही उत्साह सोचा तो उठकर बैठ गई। देख ही लूं। पढ़ा तो विश्वास नहीं हुआ। लिखा था, दुख से सूचित किया जाता है, अचानक हृदय गति रुक जाने से सुभाष भाई अब दुनिया में नहीं रहे। पढ़कर विश्वास नहीं हो रहा था। जल्दी से सुभाष भाई को फोन लगाया। 1 2 3 कई बार फोन बनाने की अनथक कोशिश की, पर निरुत्तर। घबराहट में कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मन कर रहा था, हे भगवान, ये खबर झूठी हो। अचानक कुछ समय बाद मेरे फोन की घंटी बज उठी। ये भाई का ही नंबर था। धड़कते दिल से कहा कि शुक्र है वह खबर गलत थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता चले। जल्दी से मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर आवाज संयत कर हेलो कहा। दूसरी ओर से किसी लड़की की आवाज सुन चौंक गई। उसने बताया कि वह अस्पताल की नर्स है और ये सच है कि वे अब नहीं रहे। कल रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रात 9 बजे की तो बात है। लगभग 1.25 घंटा तक हम बातें करते रहे। ज्यादा बातें वही कर रहे थे और खुलकर हंस भी रहे थे। बिल्कुल तो ठीक थे। कह रहे थे, निकी इस बार तुम मिलने आई तो केवल कुछ ही घंटे रुकी थी ना, मन भी नहीं भरा था, तुम चली गई, पर वादा करो अब की बार सिर्फ सिर्फ मेरे लिए आना और बहुत लंबा रुकने के लिए आना। मैं हंस पड़ी थी। अच्छा भाई, कितना लंबा? वे बड़ी संजीदगी से बोल रहे थे। कम से कम 6 महीने तुम्हारा तक आना। तुम्हारा भी वहां कौन है? अब यहीं हमेशा आकर रह जाओ ना। पिछले 9 सालों से तुम्हारी भाभी शांति के जाने के बाद बहुत अकेला सा हो गया हूँ। मैं तुम्हारा दर्द भी अच्छी तरह समझता हूँ कि तुमने ये वर्ष कैसे गुजारे होंगे। अब जल्दी प्रोग्राम बनाओ, बस आ ही जाओ। मैं इसी सप्ताह टिकट भेज देता हूँ। मैं तुम्हें ढेरों खुशियां देना चाहता हूँ। तुम खेलोगी ना मेरे साथ छुपन छुपाई? सच है, जिंदगी ने बहुत ही छुपन छुपाई खेली है। न जाने कहाँ जाकर छुप गई। मैं ढूंढ ही नहीं पाया। तुम आओगी तो मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। मैं भी बहुत खामोश सुन रही थी। महसूस कर रही थी उनकी कसक, उनका अकेलापन का दर्द। बहुत मुश्किल से रोक पाई अपनी रुलाई और माहौल को बदलने की कोशिश से हंसकर कहा, बड़कू, जो मैं उसे मजाक में कहा करती थी, अब तुम मेरी लंबी चोटी ना खींच पाओगे। मैंने बाल बिल्कुल तुम्हारी तरह छोटे कर लिए है ना, पर तुम तो पूरी तरह गंजू पटेल हो गए हो। मेरी एक चबत से ही होश ठिकाने आ जाएंगे। और हाँ, पिट्ठू गरम तो मैं बिल्कुल ना खेल पाऊंगी। घुटने तो पूरी तरह जवाब दे चुके हैं। वो बहुत खुलकर हंसे और बोले, आओ तो आपके गाड़ी में खूब घूमेंगे। देखना तुम्हें अब कितना खुश रखूंगा। हम दोनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मैं जल्दी से आने का वादा कर सचमुच जिंदगी, ऐसे लगता था जैसे सचमुच जिंदगी मेरी मुट्ठी में आ गई। पलकों में नए ख्वाब सजाने लगी। होठों से मुस्कुराहट न छुपी। मन मन मुस्काने लगी। मैं रात भर सो ना पाई। मन बना लिया लॉकडाउन खुलते ही चली जाऊंगी। पर ये क्या, मुझे जिंदगी को फिर से खुशियों में भरने का वादा करने वाला सुबह ही चला गया। कुछ घंटे भी न रुक पाया। जिंदगी फिर से छुपन छुपाई खेल गई।
और ये सदा से लिए रूठ जाएगी, ये कभी सोचा भी नहीं था, ये कभी सोचा भी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत थोड़ी भावुक, सीरियस जरूर है। बहुत 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 भावुक, मार्मिक भी। हाँ जी। बहुत भावुक, और मन की बात आपने लघु कथा के माध्यम से कही है। दोनों बातों के लिए हम आपके भाव समझ सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। हाँ जी, कौन स्क्रीन पर? अच्छा, प्रेम। अच्छा अच्छा जी, मैं अब आगे कार्यक्रम को चलाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी। सरिता जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी लघु कथा बहुत ही मन को छूने वाली, वह बहुत भावुक। तो और इसी तरह हम लोग आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे के भाव को सुनते रहें। अब मैं आमंत्रित करूंगी चित्रा राणा जी को। चित्रा राणा जी के बारे में जब मैंने सुना और उनको जब मैंने फोन किया, उनसे बात हुई, तो मुझे पता लगा कि वो बहुत व्यस्त भी है, लेकिन हमारे से 2 घंटा और भी पीछे है उनका टाइम। तो लेकिन उन्होंने जब मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया, मैं बहुत खुश हुई। तो जो चित्रा राणा जी हैं, ये लघु कथाओं में बहुत ही सक्षम है। इनका नाम है, इनकी जैसे कि मंथन, नई सदी की धमक, आसपास से गुजरते हुए चुनिंदा लघु कथाएं हैं, और जो कि ओम प्रकाश क्षत्रिय जी ने संपादित की हैं। सहोदरी लघु कथा, समय की दस्तक, आधुनिक साहित्य, लघुतम महत्तम, चले नीड की ओर, भारत की प्रतिनिधि महिला लघु कथाकार। इनके मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगी तो वो चित्रा जी ये सोचेंगी कि अब आप मुझे पढ़ने का अवसर दे दीजिए। तो आप इनके बारे में बहुत कुछ प्राप्त, मतलब उनके बारे में अब बहुत कुछ सुन सकते हैं मेरे से। और इनकी, जैसे कि इनको भारत की ये प्रतिनिधि महिला लघु कथाकार भी हैं, और जो इनको स्वाभिमान परिंदे पूछते हैं, परिंदों के दूर में, मतलब इनकी लघु कथाओं पर ही इनका जो काम है, और ये बहुत ही अच्छा लिखती हैं और बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं। और इनको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं उसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो लेकिन एक तो मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच गुरुग्राम द्वारा इनको लघु कथा प्रतियोगिता में लघु कथा मणि सम्मान प्राप्त हुआ है। तो मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। चित्रा राणा जी, आप जुड़ी हैं कनाडा से, और आप लघु कथा, इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, काफी कुछ है इनके बारे में बताने के लिए मेरे पास। तो लेकिन मैं अभी आपको भी रहीम जी के दोहे के साथ आमंत्रित करती हूँ। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए चित्रा जी। तो और पटल पर तो आप दिख ही रही हैं जी। दोनों रहीमन एक से। देखिए, इसमें बड़ा गहरा भाव है, 2 पंक्तियों में बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही, ऋतु बसंत के माही। इसी रहीम जी के इसी दोहे के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। चित्रा जी, आप पटल पर आइए और अपना लघु कथा पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच न्यूयॉर्क, जो कि भाषा व संस्कृति को समर्पित है। आप सुषमा मल्होत्रा जी, आपको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सभी विज्ञजनों के बीच कुछ कह सकूं। सुषमा शशि पादा दी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ मैं कि आपने आप आज की विशिष्ट मुख्य अतिथि हैं, आप आज की अध्यक्षा हैं आज की गोष्ठी की। तो आपको भी बहुत बहुत, आपसे आज्ञा लेते हुए मैं अपनी लघु कथा की ओर बढ़ना चाहूंगी। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अभी के समय में, अगर कल और परसों के ट्विटर पे और अखबारों में आपने पढ़ा होगा, तो सभी मुख्य समाचारों में ये था कि बड़ी बड़ी करीबन 15 कंपनियों ने अपने 20%, 10%, 17% लोगों को निकाल दिया है। ये आने वाली मंदी का आगाज है। तो मेरी अपनी एक 2017 में लिखी हुई एक लघु कथा मंदी मुझे याद आई, मैं आज उसका पाठ करना चाहूंगी। लघु कथा मंदी। आज फिर सब्जी नहीं है, रोज रोज बिना सब्जी के। आज खा ले बेटा, फीस भरने के लिए पैसा बचाना होगा। खा ही रहा हूँ,
कल से पढ़ाई के लिए तभी उठाना जब सब्जी हो, पढ़ाई से खाने के लिए तभी उठाना जब सब्जी हो, नहीं तो रहने देना। माँ बेटे की बेरुखी पर थोड़ी रुआसी हो आई। चलो कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात है, जब मेरी नौकरी लग जाएगी आप भी मजे से रहना, मैं भी मजे से रहूंगा। सच सच बता, पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी लग जाएगी ना? हाँ माँ, सब सोचा हुआ है, सॉफ्टवेयर ज्वाइन करूंगा, देश विदेश घूमूंगा, हर साल तनख्वाह बढ़ेगी रमेश भाई की तरह। फिर तो तू भी बुआ की तरह सबको बताना, रमेश भाई का जैसे बुआ बताती है। आशा अनुरूप कॉलेज में प्लेसमेंट भी हुआ, नौकरी भी मिल गई। महीनों की ट्रेनिंग के बाद जैसे ही पक्की होने वाली थी नौकरी, बिना तनख्वाह के नौकरी छूटने का पत्र मिला। पर तू तो कह रहा था नौकरी लग गई। हाँ माँ, मंदी का दौर है, हम अकेले नहीं हैं, सब परेशान हैं, कंपनी के मालिक तक को पैसों की कमी है। तो क्या वो भी बिना सब्जी के रोटी खाएंगे? नहीं माँ, वो बस दूसरों की सब्जी छीन के खाना खाएंगे। ये मेरी एक लघु कथा मंदी। बहुत अगर बहुत बहुत गहरा भाव है बहुत और सुंदर चित्रा जी, बहुत आपकी बहुत सुंदर। सुंदर है। आप चित्रा जी अगर तैयार है तो एक और सुना दीजिए अगर आपके पास। जी मुझे मालूम है आपके पास तो इसके संग्रह हैं, मुझे मालूम है। हाँ जी। जी, एक और कुछ समय पहले भारत में बहुत चर्चा चल रही थी कि किस तरह के विवादित बयान आ रहे हैं। भारत में क्या, ये विश्व की समस्या हो चुकी है अब कि कोई कुछ भी कह देता है, किसी तरह का रोक टोक नहीं है और उस पर किसी भी तरह का रिएक्शन जनता द्वारा आता है। उसी सोच में एक ये लघु कथा लिखी थी। लघु कथा का शीर्षक है असली बॉस। बयान को वायरल हुए 4 दिन हुए थे, सबसे छुपकर यहाँ समय बिता रहा हूँ। बोलते समय लगा समय बीतेगा सब भूल जाएंगे, अकेलेपन से गहरी अकुलाहट हो रही है। 2 दिन बाद ही दरवाजे पर पहली आहट हुई तो ध्यान वहीं लग गया कि फिर कोई आवाज आए तो कुंडी खोलने उठूं। कुछ पल कान यूं ही सतर्क रहे कि जिस पल फिर आवाज आई मैं उसी पल वहां बिना देर किए पहुंच गया। ठक ठक की दूसरी आवाज पर वो मेरे सामने थी, जिसे मैं अभी तक कभी नहीं मिला था, फिर भी वह अजनबी नहीं लगी। बदहवासी, बिगड़े चित्रे बाल, यहाँ कपड़े, बरसों की थकान लिए सीधे सोफे पर आकर धंस गई। मैंने पूछा, पानी लाऊं? याद तो हो तुम, लेकिन पहले कब देखा ऐसा याद नहीं आ रहा। वैसे सब ठीक है ना? पानी का ग्लास भरते हुए मैंने उससे पूछ लिया। उसने कहा, मुझे क्या होगा, सब ठीक है। याद भले ही तुम्हें नहीं आ रहा, पर पहचाना तुमने मुझे, ठीक है। इसके इस जवाब से एक धक्का सा महसूस हुआ, दिल कुछ और तेज धड़कने लगा और मैंने पूछा, तुम सचमुच मौत हो? कुछ देर के खाली समय के बाद फिर संयत होकर मैं बोला, तो तुम ऐसे दिखती हो? वो बोली, सबको अलग अलग। मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब शक्ल से नहीं था, तुम्हारी हालत से था। मौत ने जवाब दिया, हालत? तुमको दिन भर में हजारों फाइलें क्लोज करनी हो तो तुम कैसे दिखोगे? टारगेट बढ़ते बढ़ते हद हो चली है। अब उसकी बात में मुझे एक मजाक होने की उम्मीद होने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो टीम बढ़ाओ, एचआर से बात करो, लीडरशिप में बात पहुंचाओ, बॉस से समय लो। मौत ने कहा, अभी का बॉस तो मानव है, सारे एक्स्ट्रा काम उसने ही दिए हुए हैं, चाहे यूक्रेन हो, रूस हो, ईरान हो, भारत हो, कहीं भी हो। मेन काम से मिली हुई तारीखों से ज्यादा अचानक आती एक्स्ट्रा फाइल्स को संभालना मेन हो गया है। तो हंसते खिसियाते मैंने अपनी जान बख्शने की अर्जी दे दी। तो फिर मुझ जैसे को बख्श दो। कैसे? तुम्हारी फाइल भी किसी मानव ने मुझ तक पहुंचा दी है। अचानक दरवाजे पर फिर ठक ठक हुई और मैं कमरे में अकेला था। आवाज तेज होती गई, ठक 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 ठक। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए। बहुत ही जो आपने चित्र प्रस्तुत किया और जिस जिस तरह आपने प्रस्तुति करी है, ये बहुत ही गहरे भाव और बहुत ही गहरा एक मतलब दोनों दोनों ही जो विषय है आपके, और दोनों को जो आपने बड़ा संवेदनशील होकर जिस तरह आपने प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही एक महान काम है। मुझे मालूम है कि आप बहुत ही इसमें, आपका नाम है, मुझे मालूम है, चाहे आप अपने आप को छोटी है, लेकिन किसी किसी का एक क्षेत्र होता है जिसमें कि वो आगे बढ़ता रहता है।
तो मैं अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पर लेकिन पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगी और मैं आपको चित्रा आपके साथ जुड़ती रहूंगी और आपको जी इसी तरह आमंत्रित करूंगी। और आपसे आपसे आपने जिस तरह अपनी लघु कथा को प्रस्तुत किया है, इस तरह आपने अपनी लघु कथा को प्रस्तुत किया है, ये भी एक एक उसकी ही एक क्या बोलते हैं विधा में मायने रखता है। और आप तो बता भी सकती हैं उसके बारे में, क्योंकि किस तरह हम उसको प्रस्तुत करते हैं, उस जिस तरह आपने बातचीत करी है दोनों में, पहली अपनी लघु कथा में भी और दूसरे में भी, ये सब हम सब लघु कथाकारों को एक तरह का ये शिक्षा वाला जी, मैं एक खुद सीख रही हूँ। आप मुझे, नहीं, मैं खुद सीख आपने रही हूँ जिस तरह प्रेम से। प्रस्तुत किया है, हम सब ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं इसलिए समा भी थोड़ा सा खींच रही हूँ क्योंकि शशि पादा जी का वीडियो ऑफ हो गया है। जी तो हाँ जी, अच्छा आ गई शशि जी, ओके ओके ओके। अच्छा हाँ जी, शशि जी आप अनम्यूट कर लिए। तो अब क्या है कि देखिए हमारे मध्य में आज जिस तरह मैंने प्रदुम्न जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उनके घर में खुशी का अवसर है, तो वो नाना बने हैं, वो अपनी बेटी के पास हैं। और वो हमारे जो मध्य में थे सौभाग्यवर्धन जी, जिन्होंने मुख्य अतिथि का जिनको हमने एक जिम्मेवारी दी थी, वो भी नहीं आ सके, उन्होंने उनके पाँव में चोट लग गई। तो हम चाहते हैं वो जल्दी से शीघ्रता से स्वस्थ हो जाएं और अपने पाँव का इलाज करवा लें। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शशि पादा जी, इनके बारे में मैं जितना कहना चाहूं मैं कह सकती हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरी मित्र हैं, वो मेरी गुरु है, मेरी सखा है। मैं मतलब कुछ भी आप कह दीजिए, मैं उनके साथ बातचीत कर लेती हूँ। तो जो उन्होंने काम किए हैं, जो वो कर रही हैं, ये भाषा साहित्य और संस्कृति में एक बहुत महत्व रखता है। कि इन्होंने, मैं नाम ले सकती हूँ, इनके 5 काव्य संग्रह हैं, 2 स्मरण संग्रह हैं, और इनकी जो कविताओं के जो संग्रह हैं कि पहली किरण, मानस मंथन, अनंत की ओर। लेकिन जो मुझे जिसके साथ इनके साथ जुड़ने का बहुत अच्छा एक अवसर प्राप्त हुआ कि ये शौर्य गाथाएं लिखती है। ये इनके हस्बैंड आर्मी से जनरल रिटायर होकर आए हैं, तो इनकी जो शौर्य गाथाएं हैं, जो हम लोगों को जो अक्सर हम जो लोग हैं, हम अपने उसमें से मैं अपने आप को लेती हूँ, हमको नहीं पता होता कि जो जो आर्मी वाले, जो फौजी, वो किस दौर से निकलते हैं, किस तरह हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो इन्होंने कुछ गाथाएं ऐसी लिखी हैं कि पढ़ो सुनो तुम, बहुत भावुकता आ जाती है, मन भावुक हो जाता है। तो इसलिए मैं शशि पादा जी आपको आमंत्रित करती हूँ। और आपके जो मैं उसी के साथ आपके अगर मैं सम्मान की जो आपको पुरस्कार प्राप्त हैं उसकी भी लिस्ट पढ़ूं तो बहुत लंबी है। इनको संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से महर्षि दधीची शौर्य कृति सम्मान तक प्राप्त हो चुका है, और इन्हें अनंत की ओर के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इनको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह इनकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैं शशि जी को पहले तो मैं उनसे एक विनती करूंगी कि आज आप मुख्य अतिथि की जिम्मेवारी निभाते हुए, तो उसके बाद मैं आपसे और आमंत्रण करूंगी और आपसे विनती करूंगी। तो लेकिन मैं आपके लिए भी अच्छा एक चीज सच में बता दूं कि शशि पादा जी को अचानक कई बार खबर आती है कि उनका लेख, उनकी कविता या उनकी कहानी, लघु कथा या आम जो दूसरी कहानी, या इनके जो 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 ये याद करके जो इनके संस्मरण हैं, वो पुस्तकों में प्रकाशित होते हैं। वो इनसे पूछते हैं और बता देते हैं, तो लोग इनके काम को अपने आप ले लेते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। तो और इनका जो काम है वो हिंदी के पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में, और अमरावती भारत विभाग जो कि संत गाड़गे बाबा अमरावती भारत में, उन्होंने भी इनका कुछ लेखन और सीबीएसई के लेखन में इनके कार्य को सम्मिलित किया हुआ है। तो मैं अब इनके लिए भी एक पहले दोहा पढ़ती हूँ रहीम जी का कि रहीमन धागा प्रेम का,
रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए, जुड़े गांठ परी जाए। शशि जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप पहले अपने मुख्य अतिथि के रूप में आइए और अपने इस कार्य पद को संभालिए। शशि पाधा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुषमा। ये सुबह सुबह आपने मुझे कार्यभार दिया और मैंने क्षमा 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 चाहती हूँ, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया, मैं बहुत आभारी। हर्ष स्वीकार किया। धन्यवाद। और क्योंकि मैं आपकी मित्र भी हूँ और सब मेरे मित्र हैं एक्चुअली, तो भी मैं स्टेज में देख रही हूँ पटल पर। और आज की सबसे पहले मैं चाहूंगी, अगर आपने मुझे कार्यभार सौंपा है, कि आप अपनी लघु कथा पढ़ें और हमें, जी आप अपनी लघु कथा पढ़ें और हमें बहुत उत्सुकता है आपकी, क्योंकि आप बहुत विधाओं में लिख रही हैं, तो लघु कथा पढ़ें। आपका परिचय, आप अंग्रेजी में भी लिखती हैं, आप हिंदी में भी लिखती हैं, आप गजल भी लिखने लगी हैं और कविताएं तो आप लिखती ही हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में आप भाग लेती हैं और निर्मल रोशन मंच की संस्थापिका हैं। और अभी और आपने बहुत काम किया है हिंदी शिक्षण के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश में आकर के आपने हिंदी शिक्षण के लिए जो काम किया है, उससे पता नहीं आपके कितने विद्यार्थी जो हैं उससे उनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए आपको मैं साधुवाद कहती हूँ। आपने अपना कार्यक्रम शुरू किया दोहों से, तो मुझे एक दोहा याद आ रहा था, मैं भी आपको दोहे के साथ आमंत्रित करती हूँ। रहीम, जैसे आप बोलती हैं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए, आप भी शीतल होए। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आज की संयोजिका संचालिका सुषमा मल्होत्रा जी को लघु कथा के पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आइए। शशि जी, आपका बहुत बहुत आभार और मेरे बारे में इतना कहना। और मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं कहानी लिख चुकी हूँ, लंबी कहानी भी लिखी है मैंने। 50, जिसको लघु उपन्यास भी कह सकते हैं, वो भी लिखा हुआ है, प्रकाशित नहीं हुआ है, करा नहीं, और कहानियां भी लिखी हैं। लेकिन लघु कथा आज ये मेरी प्रस्तुत करने की, जो लघु कथा लिखी है, छोटी कहानियां भी जो कि प्रकाशित भी हुई हैं, जैसे संकलन जो इकट्ठे होकर होते हैं, उसमें नीलम त्रिखा जी ने मुझे प्रकाशित किया हुआ है। तो लेकिन लघु कथा को प्रस्तुत करने की हिम्मत आज मैं पहली बार कर रही हूँ। तो आप सबसे हाथ जोड़ते हुए आप मुझे सुनिए और देखिए कि मैं किस तरह इस पे ये जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक मेरे दिमाग में शब्द नहीं आ रहा, लेकिन कि एक लेवल है जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर अपने आप को कोशिश कर रही हूँ। बस यही कहूंगी और कुछ नहीं मैं कहती। मैं इसका जो शीर्षक है वो अंत में बताना चाहूंगी, कि पहले बता दूं? आप जैसे आपको ठीक लगता है। मैं अंत में ही बताऊंगी जी। दिसंबर 2019 में शशि भारत गई थी। मैंने आपका ही नाम लिख लिया था। क्षमा चाहती हूँ, जब मैं लिख रही थी तो चल रहा था। दिसंबर 2019 में शशि भारत गई थी और जनवरी 2020 में लौट कर आ गई थी। उसी वर्ष कोरोना महामारी के कारण
विश्व भर में सभी लोगों का घर से और शहर से बाहर आना जाना ही बंद हो गया था। और फिर भारत जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। परंतु अब ससुराल में शादी थी, विशेष खुशी का मौका भी था। आखिरकार शशि ने भारत जाने का निर्णय कर ही लिया था। सोचा कि इसी बहाने परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात भी हो जाएगी। और आज शशि 3 वर्ष बाद भारत जाने की तैयारी कर रही थी। सोचने लगी कि शादी में पहनने के लिए कुछ भारतीय फैशन के कपड़े भी चाहिए। और यही विचार कर उसने अपने बंद सूटकेस खोलने आरंभ कर दिए। अमेरिका में अक्सर भारतीय कपड़े किसी दिन, त्योहार पर या किसी शादी जैसे फंक्शन पर ही पहने जाते हैं और फिर सूटकेसों में बंद करके रख दिए जाते हैं। इसलिए शशि जब भी भारत जाती थी तो उसे सबके मुकाबले में, परिवार के सदस्यों में सबके मुकाबले में उसे अपने कपड़ों का डिजाइन अलग और पुराना सा लगता था। वैसे तो भारत में दिन प्रतिदिन नए फैशन आते और चले जाते हैं, परंतु साड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। यह तो सदाबहार और सुरुचिपूर्ण पोशाक है। यही सोचकर कि मैं कुछ साड़ियां ही ले जाती हूँ, शशि ने एक एक करके 3 सूटकेस खोल दिए थे। परंतु किसी भी सूटकेस में उसे अपनी पसंद की कोई साड़ी नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक सूटकेस में एक तरह की कुछ पुरानी साड़ियां और दूसरे में बिल्कुल ही विभिन्न तरह की साड़ियां रखी हुई थी। पर उन सब साड़ियों का निरीक्षण करते हुए, परंतु उन सब साड़ियों का निरीक्षण करते हुए शशि को एहसास हुआ कि तीनों सूटकेसों में मां की दी हुई कोई ना कोई साड़ी पड़ी हुई थी। मां की दी हुई कोई ना कोई साड़ी पड़ी हुई थी। भारत में शादी पर जाने की तैयारी को छोड़कर शशि मां की दी हुई उन साड़ियों को देखने लग गई जो मां ने उसे किसी ना किसी बहाने दी थी। जब भी मां साड़ी देती थी तो ये कहती थी, जब भी मां कोई साड़ी देती थी तो ये कहती थी कि ये जरी वाली है और ये कढ़ाई वाली है, जो उन्हें कहीं से मिली है, वह तो उसे नहीं पहनेंगी। इसलिए वह उस साड़ी पर शशि का नाम लिख दिया करती थी। अचानक शशि की नजर एक गहरे हरे रंग की साड़ी पर पड़ी, जो उसे उसकी शादी की 25वीं सालगिरह पर मां ने स्वयं खरीद कर दी थी। शशि ने उस साड़ी को सूटकेस में से बाहर निकाला और उस पर हाथ फेरने लगी, और वह सोचने लगी कि मां ने भी खरीदते हुए इस पर ऐसे ही हाथ फेरा होगा। इस साड़ी को पहनकर वह रिश्तेदारों में अकेला महसूस नहीं करेगी। यही सोचकर उसका हाथ बार बार उस साड़ी पर चल रहा था और वह महसूस कर रही थी कि मां का हाथ अभी भी इस साड़ी पर रखा हुआ है, जो कि वह ऐसे सहला रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या कभी मां की दी हुई साड़ी पुरानी हो सकती है या कभी पुराने फैशन की हो सकती है? तो स्वयं ही उसने उत्तर दिया, नहीं, वह तो अनंत खजाना है। सारे सूटकेसों को
यूं ही खुला हुआ छोड़कर शशि उस साड़ी को हाथ में लिए जैसे ही खड़ी हुई, उसका ध्यान सामने दीवार पर लगे हुए आईने में अपने प्रतिबिंब पर गया तो वह अकस्मात हैरान हो गई कि अब उसकी शक्ल अपनी मां से कितनी मिलती जुलती है। अब उसकी शक्ल अपनी मां से कितनी मिलती जुलती है। और इस कहानी का जो शीर्षक है, लघु कथा का जो शीर्षक है, वह है अनंत खजाना। और मैं अपना लघु कथा पाठ बहुत बढ़िया। यहीं पर समाप्त करूंगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। शशि जी, मन अब को आप छू गया सुषमा जी, सच में माँ की खुशबू ही अलग है। और मैं बता दूं कि जो आज मैंने वैसे गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी है, ये उनकी सचमुच में मेरी 25वीं साल शादी की सालगिरह पर दी थी माँ ने। आहा, वाह वाह, बहुत क्या बात बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बहुत खूब। सार्थक भी कर दिया आपने, बिल्कुल। शशि जी, अब आप अपना कार्यभार संभालें, फिर मैं आपसे बाद में और प्रोग्राम आगे चलाएंगे। धन्यवाद सुषमा। आज का जो कार्यक्रम लघु कथा संगोष्ठी हुई, उसमें हमने कितने सुंदर लघु कथाएं, सुंदर मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतनी विविधता थी कि हम बहुत सारी परिस्थिति से, बहुत सारी सामाजिक सरकारी विडंबनाओं से जुड़े, और हमें बहुत सारे चित्र आंखों के सामने हमारे आ गए जो लघु कथा की विशेषता है। कहते हैं कि जो लघु कथा लिखना तलवार की धार पर चलने के समान है, जैसे गागर में सागर भरना। और जैसे शुरू में सुषमा ने भी कहा था कि ये एक किस्म का स्फुरन है, एक किस्म के बुलबुला है, कि आपको उस क्षण जो विचार आता है, या उस क्षण आपकी जो मन स्थिति है, अगर आप उसी पल उसको कागज पे नहीं उतारते हैं तो वो गायब हो जाएगी, वो खो जाएगी, वो पल खत्म हो जाता है। फिर आपने उसको जबरदस्ती आपको लिखना पड़ेगा। लघु कथा की ये विशेषता है कि जैसे पानी पे पानी चलना है, पानी पे पानी लिखना है। पानी पे आप अक्षर नहीं लिख सकते, लेकिन लघु कथा आपसे वही, अगर चित्रा यहाँ पर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चित्रा तो मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि चित्रा बहुत अच्छी लघु कथाएं लिखती है और बहुत अच्छी समीक्षाएं करती है, इसलिए मैं चित्रा को याद कर रही हूँ। तो लघु कथा अपने आप में एक ऐसी विधा है जैसे सब कुछ उसमें समा जाता है। वो उसमें कथानक भी है, उसमें संवाद भी होते हैं, उसमें प्रेरणा भी होती है, और उसमें संदेश भी होता है, लेकिन शब्द कम होते हैं। भावपूर्ण होती है लेकिन शब्द कम होते हैं, और जितने कम शब्द होंगे उतनी ही लघु कथा जो है वो ज्यादा संवेदनशील होगी और ज्यादा सीधी आप तक पहुंचेगी। तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं खुद इस विधा में, चित्रा को पता है और आप सब जो बैठे हैं उनको पता है कि मैं कोशिश ही करती हूँ हर विधा में अपने आप को संवारने की। तो चित्रा कहे, ज्यादा कहे इस विषय में तो मुझे खुशी होगी कि और लेकिन आज की जो मैंने लघु कथाएं सुनी, एक से एक बढ़कर थी। मुझे मालूम नहीं था, मैं पहली बार आप इन लोगों से, जैसे नीलम जी हैं या प्रेमवीर जी को पढ़ा हुआ था, लेकिन सुना आज मैंने पहली बार। और नीलम की लघु कथाओं में मुझे एक बात, वही बात लगी कि जैसे कहते हैं कि कम अक्षरों में गहरी बात कह देना। सागर में सागर, बहुत ही अच्छी लघु कथाएं थी उनकी। अहोई अष्टमी मुझे विशेषता मेरे दिल को बहुत भाई, क्योंकि समाज में जो बेटी और बेटे का अंतर, संतान, आपने कहा संतान है तो बेटी भी हो सकती है तो बेटा भी हो सकता है, और एक
कटु प्रहार भी आपने किया व्यवस्था पर, तो इसलिए बड़ी खूबसूरत बहुत सुंदर लघु कथा थी आपकी। मुख्य अतिथि तो व्यंग्य था, मुख्य अतिथि में व्यंग्य था, संदेश भी था, बड़ी सटीक लघु कथा थी। और सभी आपकी लघु कथाएं बहुत बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लगी मुझे, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रेमविद जी तो बहुत वरिष्ठ लघु कथाकार हैं, उनके विषय में मैं क्या कहूँ, मैंने तो उनके हर जगह उनको पढ़ा है और उनके बारे में जानती हूँ। तो उनकी जो पहली लघु कथा थी ढंग, वो एक अचूक प्रहार था, क्योंकि सरकारी व्यवस्था पर एक अचूक प्रहार था। ऐसा ही होता है, हमने भी ऐसा देखा है और सुना है, और बहुत दिल को तकलीफ होती है। जो ईमानदार लोग हैं उनको दिल में बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन जो सच्चाई है समाज की वो सच्चाई है। और हमदर्द का सिर दर्द जो है, देखिए कोई भी ऐसा कोई सामाजिक काम होता है, घर में त्योहार हो या कोई शोक का दिन हो, तो आपको सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर बहुत कम। तो ये जो दोनों ही उनकी जो लघु कथाएं हैं, वो सामाजिक परिदृश्य पर, सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित हैं, और हमें मिलवाती हैं कि हमारे समाज में क्या क्या कमियां, हमें बताती हैं कि इन कमियों को लिखने का एक लेखक का दायित्व ये भी होता है कि उसको अपनी रचना के द्वारा कोई संदेश भी देना है, ताकि अगर किसी के मन को वो बात लगी तो वो इस चीज से परे जाए। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्रेमविद जी की और नीलम जी की जो कथाएं, लघु कथाएं थी, उनमें सब में ये बात मुझे आई, और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सरिता मेहता जी की लघु कथाएं उनके व्यक्तित्व अपने जीवन पर आधारित थी, और जो उनके साथ बीता हुआ है, जो उन्होंने महसूस किया है, और इसलिए वो बहुत मार्मिक हैं। और लेकिन वो अपनी बात को बहुत सौम्यता से, बहुत कोमलता से कह पाई, और बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को हम तक पहुंचाया है। तो हम उनको कहेंगे कि हिम्मत रखिए। बहुत बहुत संवेदनशील लघु कथाएं थी उनकी। और एक बात, जब मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि मायके जाने की टीस तो हर लड़की के हृदय में रहती ही है, और जब माता पिता ना रहे या भाई ना रहे, तो पता नहीं, मैं ये महसूस कर सकती हूँ, तो पता नहीं कितना कष्ट होता होगा। तो इसलिए सरिता जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने अपनी बात हम सब औरतों तक, गृहिणियों तक, बेटियों तक पहुंचाई है। हम सब कितनी भी उम्र में हो जाए, लेकिन हम हैं तो बेटियां ही ना। तो हमने जब मायके जाना होता है तो ये बात सोचते हैं। और चित्रा राणा राघव बिटिया के बारे में हम कितना कहें, वो इतना काम करती है, और चुपचाप लघु कथा के क्षेत्र में इस लड़की ने इतना काम किया है कि मैं इसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं इसकी लघु कथाएं बहुत ध्यान से सुनती थी, बहुत बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि जो इसका संवादात्मक स्टाइल है, वो जो संवादों में बात कहती है और फिर उन संवादों में वो भाव भी भरती है, तो ये एक सीखने वाली बात है हम सबके लिए कि संवादों को में कैसे जो उस कथानक को के मुख्य भाव को उसमें पिरो देना है। ये आज भी सीखा, और हमेशा जब भी मैं सुनती हूँ इसको, ये बहुत अब कथानक, इसकी कथाएं तो
एक तो सबसे बड़ी बात होती है इसकी लघु कथाएं जो होती हैं वो यथार्थ पे आधारित होती हैं, जो है, चाहे वो कटु है और चाहे वो कचोटता है और चाहे उसका निदान। ऐसे लगता है वो वो सुना करके हमें इस कथानक के द्वारा कोई निदान ढूंढ रही है, हमें बता रही है कि भाई चेतो, जागो। मैं इसलिए सुना रही हूँ कि ये सब जो हो रहा है नहीं नहीं होना चाहिए। सादे सादे शब्द होते हैं उनके, जैसे रोज की भाषा है। तो लघु कथा लिखने का ये भी बहुत बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि शब्द जो उसके पात्र हैं, संवाद और भाषा वो पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। ये मैं भी सीख रही हूँ कि हम भारी भरकम शब्द डाल दें तो लघु कथा अपनी बात जो है वो खत्म कर देती है, वो हार जाती है वहां पर। तो उनकी मंदी और उनकी असली बस, हाँ जी, इस लघु कथा, हाँ जी, बॉस, बॉस, यस बॉस, मैंने लिखा गलत है, बहुत अच्छी है। और कैसे आप बताइए कि किस तरह से वो बताया गया है, अंत तक जाते जाते आप सोचते हो कि सचमुच असली बॉस कौन है। हम तो जीवन जी रहे हैं लेकिन बॉस तो बॉस ही है। उसने कब आकर के अपना हम पर जो है बॉस बनना दिखा देना है। तो चित्रा, बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर लघु कथाएं आपकी। संवादात्मक शैली जो है आपकी वो सबसे बहुत अच्छी। आशा है, मैं ठीक ही कह रही हूँ, कि इससे बहुत कुछ सीखा जाता है। और आपको बधाई। और सुषमा मल्होत्रा जी के विषय में क्या कहूँ, एक तो मेरा नाम उनके लघु कथा में था, तो ऐसे लगा कि वो मेरी कहानी लिख रही है। क्योंकि हम जब भी भारत जाना होता है, पहले सोचते हैं हमारे पास ओल्ड फैशन कपड़े हैं जी। तो इस बात को उन्होंने कहा है। तो हर 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 प्रवासी यही सोचता है हम कि सबकी कहानी थी वो। मुझे कहा जाता है कि आप इतने पुराने कपड़े क्यों पहनते हो, भाई हमारे पास है ही है ना। आप पजामा क्यों पहनते हो, आजकल तो पैंट्स पहनते हैं। अरे हमारे पास नहीं है। तो जो बात उन्होंने कहनी चाहिए वो भी सच्ची थी, उसको बड़े सुंदर शब्दों में बोला। लेकिन उसका उसमें जो मानसिकता, जो मानसिकता थी, जो भाव था, वो उससे हर बेटी, हर स्त्री जुड़ गई। मुझे लगता है कि हर कोई उससे जुड़ जाता है, क्योंकि हम सबके पास अपनी माँ की दी हुई साड़ी है जिसे हम पहनते हैं, और वो पल्लू से, बॉर्डर से थोड़ी चिर भी जाती है, लेकिन हम उसको फिर जोड़ के पहनते हैं। तो हम खोना भी नहीं चाहते उन्हें, और चाहे मतलब दूसरे लोग कितना भी जज करें, हम हमारे लिए वो अमूल्य है। ना, हम ना, चाहते हैं। मैं पिछले 3-4 साल जब भारत गई थी तो मैंने किसी की शादी में मैंने अपनी माँ की दी हुई साड़ी ही पहनी थी, जो हो सकता है 50-60 साल पुरानी साड़ी, उससे भी ज्यादा हो सकता है 80 साल पुरानी साड़ी हो, लेकिन मैंने वही पहनी थी। तो मैं बिल्कुल जुड़ गई और आप सब जुड़ गए होंगे। मुझे इस कहानी का, लघु कथा का अंत बहुत अच्छा लगा, जब उन्होंने कहा कि मैं उस पर हाथ फेर रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरी माँ ने साड़ी खरीदते समय उस पर अपना हाथ फेरा होगा। तो ये अंतिम पंक्तियां बहुत ही मन को भाई, बहुत मुझे भिगो गई, अंदर तक भिगो गई। तो सुषमा, आपकी लघु कथा के लिए आपको बहुत 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 बधाई। सबको आज के मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानती हूँ कि समझती हूँ कि मैं लघु कथा विधा पर कुछ कह सकूं, लेकिन प्रेमविद जी मुझे अभी फिर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर वो कुछ कहना चाहें तो जरूर उनसे गुजारिश रहेगी। और फिर भी
आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। शशि जी, एक मिनट का टाइम ले सकता हूँ? जी जी प्लीज, इसीलिए लीजिए मैंने आप, आपका नाम लिया। लीजिए आप 1 मिनट। पहले तो सुषमा जी आपसे क्षमा मांगता हूँ, ये आज कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बार बार अपने आप ही कनेक्शन कट जाता है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैंने अधिकांश लोगों की, जिसमें सुषमा जी भी शामिल हैं, कि लघु कथाएं सुनी और सचमुच में मुझे बहुत आनंद आया कि इतनी अच्छी लघु कथाएं लिख रहे जी हैं, और मैं आप सभी की लघु कथाओं से वंचित था। तो मैं सुषमा जी आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ, आप इन सभी के लघु कथाओं को इकट्ठा कीजिए, मैं इनको प्रकाशित करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये सब मैसेज आप सबको मिल गया है, तो मैं आपको ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगी, ईमेल पर ही भेज दीजिएगा, मैं इनके साथ साझा कर दूंगी। बिल्कुल, और आप बहुत सभी को आभार। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो आज की हमारी मुख्य अतिथि है शशि पाधा जी, उनको बिना सुने तो नहीं जाने दूंगी। तो शशि जी, मैं अब आपको फिर से मैं रहीम जी के दोहे के साथ ही आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप को हाँ जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए, वे रहीम नर धन्य है शशि जी, वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बांटने वाले को लगे ज्यों मेहंदी को रंग, बांटने वाले को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। तो शशि जी, आपकी लघु कथा बिना सुने तो ये कार्यक्रम को हम संपूर्ण नहीं कर सकते और समापन क्यों नहीं लेकर जाएंगे। आपका स्वागत है, मैं आपको तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सुषमा। पटल पर विराजमान सभी लघु कथाकार, साहित्यकार को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। और मैंने बहुत कुछ सीखा है, और अब आप प्रेमविद जी बताएंगे कि मेरी लघु कथा किस मापदंड पे ठहरती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत नहीं नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ सभी क्योंकि वो सब वरिष्ठ हैं, मुझे पता है, मैं उनके बारे में जानती हूँ। चित्रा बहुत छोटी है लेकिन बहुत अच्छा लिखती है। तो चलिए मैं अपनी सॉरी, एक लघु कथा सुनाती हूँ। स्वागत है जी। शीर्षक आप समझ ही जाएंगे। इसका शीर्षक है घड़ी। रोहन के सामान से भरा एक काला फौजी बक्सा उसके कमरे में बहुत दिनों से पड़ा था। आज रोहन का जन्मदिन था और उसकी माँ अनु के मन में कई भाव आ जा रहे थे। वो रोहन के कमरे और हाल के बीच कई चक्कर लगा चुकी थी, जैसे अपने हर कदम के साथ वो अपने लिए साहस जुटा रही हो। उसने सोने वाले कमरे में झांक के देखा, उसके पति वीरेन सो गए थे। दबे पांव वह रोहन के कमरे में गई और चुपचाप एक स्टूल लेकर बक्से के पास बैठ गई। बक्से के सामने वाले भाग में लिखा था, कैप्टन रोहन वर्मा, IC 91902। कहाँ से शुरू करूं? सांस रोककर उसने बक्से की कुंडी खोली। भीतर रोहन की वर्दियां, टोपी, बेल्ट, डायरी और जरूरत की सारी चीजें करीने से रखी हुई थी। अनु ने एक एक चीज पर अपना हाथ फेरा, जैसे रोहन को सहला रही है। किसने तहें लगाई होंगी इसकी? किसने तहें लगाई होंगी उसके कपड़ों की? उसकी आंखें डबडबा आई।
अचानक उसे कोने में पड़ी एक ब्राउन रंग की डिब्बिया दिखाई दी। ये तो रोहन की घड़ी की डिब्बी है, ये कहते हुए वो काम गई। उसे छूते ही उसके सामने एक दृश्य खिंच गया। 1 वर्ष पहले आज के ही दिन अनु और वीरेन ने रोहन के जन्मदिन पर ये घड़ी उसे भेंट की थी। आपको कैसे पता चला था कि मैं इसी मेक की, इसी डिजाइन की घड़ी लेना चाहता हूँ पापा? चहकते हुए रोहन ने अपने पापा से पूछा था। बेटा, बाप हूँ तेरा। कंप्यूटर पर तू कितने दिनों से इस घड़ी को बार बार परख रहा था, बस मैंने चोरी से देख लिया था। रोहन को घड़ी पहनाते हुए वीरेन हंस दिए थे। माँ, पता है मैं यही घड़ी क्यों लेना चाहता था? इसमें एक खास बात है, ये पहनने वालों की धड़कनों के साथ चलती है, कोई चाबी वाबी नहीं। धड़कने बंद, घड़ी बंद। रोहन ने शरारत भरे शब्दों में कहा था। पता नहीं इसमें घड़ी होगी या नहीं, ये सोचकर वो सिहर उठी। आंख बंद करके उसने अपने लिए कुछ वक्त लिया और फिर बड़ी एहतियात से घड़ी के बॉक्स को खोला। भीतर बंद पड़ी घड़ी की सुइयां 8:35 का समय बता रही थी। उफ, अनु ने उसे उलट पुलट कर देखा। डायल के निचले भाग में सूखे रक्त कुछ चींटे भी थे। 8:35 का ही समय था जब 24 साल पहले उसने नवजात रोहन की पहली किलकारी सुनी थी। बहुत देर तक वो घड़ी की सुइयों को निहारती रही। उसके कानों में रोहन की चहक गूंज रही थी। माँ, धड़कने बंद, घड़ी बंद। अनु ने घड़ी को चूमा जैसे वो सदा रोहन का माथा चूमती थी, और बड़े कोमल हाथों से उसने उस घड़ी को अपनी कलाई में बांध लिया। घड़ी की सुइयां चलने लगी। अनु ने भीगे शब्दों से कहा, हैप्पी बर्थडे बेटे। उफ। शशि जी, बहुत मार्मिक, बहुत ही भावुक। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि शशि जी के भाव, शशि जी का लेखन दिल को छूने वाला है। ये किसी का वीडियो मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, तो शशि जी, आप और पढ़ेंगी कि एक ही लघु कथा पे हम इस कार्य को पूर्ण विराम करेंगे? बताइए। अगर समय है तो पढ़ लेती हूँ। अगर हाँ, अगर आप छोटी ही होती हैं लघु कथा नहीं, तो लंबी लंबी होती है, ऐसी बात नहीं नहीं है, नहीं, लेकिन मतलब हाँ जी, हाँ जी, एक तो एक और पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लीजिए। हाँ जी, आज हमारे 2 लघु कथाकार नहीं जुड़ नहीं पाए, है, इसलिए मैंने उठ के इसीलिए निकाल ही हाँ, इसीलिए मैं भी बड़े हाँ, आराम से मैं कहती हूँ चलो क्योंकि 5। आज नहीं है। हाँ जी, और 5-7 आपका जी, स्वागत है। कोई नहीं, हाँ, 5-7 मिनट के लिए कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। इस लघु कथा का शीर्षक है फूलों वाली थाली। थोड़ा सा माहौल बदली करते हैं क्योंकि बिल्कुल, बहुत भावुक हो गई थी मैं भी। मैं हाँ बहुत जी, भावुक हो गई थी, मैं भी। हाँ जी, हाँ जी, अ, हाँ जी। आज घर में मधु प्रवेश की मंगल वेला थी। घर, आंगन, द्वार, ड्योढ़ी सभी जगह वंदनवार सजे थे। प्रवेश द्वार से मेन हॉल तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। चारों ओर उत्साह और उत्सव का वातावरण था। घर की बुजुर्ग दादी हॉल के कोने में कुर्सी पर बैठे बैठे सबको हिदायतें दे रही थी।
हल्दी कुमकुम तो है ना थाली में? अरे सुनो, चावल से भरे कलश पर आम की पत्तियां जरूर रखना, शगुन की कोई चीज भूल मत जाना। हर कोई दादी के आदेशों का पालन कर रहा था। घर की स्त्रियां सज धज कर मंगलगान गाती हुई मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। नया विवाहिता जोड़ा कार से उतरा और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रफुल्लित माँ जैसे ही अभिनंदन की थाली लेकर आगे बढ़ी, दुल्हे ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, माँ, भाभी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। माँ ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे अभी तो अभी यही थी, जाने कहाँ चली गई। कुछ पल बीते लेकिन भाभी नहीं आई। सासू माँ ने जोर से पुकारा, रीना, कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ, घर की लक्ष्मी हो, आओ, छोटी बहू का स्वागत करो। अपने कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी रीना असमंजस में थी कि क्या करे, किसकी सुने। 2 साल पहले विधवा हुई रीना शगुन के इस अवसर पर सामने नहीं आना चाहती थी। जब से देवर जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी, दादी ने इशारों में यह बात उसे बहुत बार सुना दी थी। बहुत बार सुनाती थी, बहुत बार। ये भी बहुत भावुक और मन को छूने वाली आपकी लघु कथा है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हाँ जी, मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाते हुए, हाँ जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोनों कथाएं बहुत थी। बहुत धन्यवाद प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी कहानियां थी आप। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत सभी का बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। तो मैं अभी इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम देने से पहले इसका समापन आप प्रेमवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं बीच में तो नहीं आपको रोक दिया? नहीं, मैंने बोल दिया। बहुत सशक्त लोगों का कथाएं थी, बहुत आनंद आया दोनों को सुनकर। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रतिपदा जी, आपने कमाल किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। तो मैं इस कार्यक्रम को 1 मिनट अगर आप रुक जाएं तो प्रदुम्न जी लगता है जुड़ रहे हैं। अगर जुड़ जाएं तो उनकी भी लघु कथा सुन सकते हैं प्रदुम्न जी। ये वर्ड्स वगैरह इतने प्योर थे और ये सूरज जी की पिक्चर में ये सूरज जी आप बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। प्रदुम्न जी, आपका स्वागत है और आपको नाना बनने की बहुत बहुत बधाई। प्रदुम्न जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने सुना है कि आप नाना बने हैं, आपको बहुत बधाई। तो आप लघु कथा हम लोग बिल्कुल समापन की ओर हैं। तो आप लघु कथा, मैं समय नहीं अधिक लेते हुए आपसे स्पष्ट शब्द में पूछना चाहूंगी, क्या आप लघु कथा प्रस्तुत करना चाहेंगे? जी, मैं अभी पहुंचा हूँ देहरादून। अच्छा जी, और तो ठीक है। मैं एक्चुअली लघु कथा तो फिर मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपको देख लिया। मैं आपकी एक तस्वीर भी ले लेती हूँ। तो आप आ गए, जुड़ गए, हम आपको फिर किसी और प्रोग्राम में जोड़ लेंगे। तो आप बताइए, अगर कुछ कहना चाहते हैं 2 शब्दों में कह दीजिए, लघु कथा नहीं तो हम आगे कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे। बस मेरा यही था कि उपस्थिति मेरी दर्ज हो जाए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत मान सम्मान आपका। तो फिर मैं सबकी आज्ञा लेकर, सभी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, सबकी आज्ञा लेकर कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलती हूँ। और मैं जैसे कि मैं सभी का स्वागत और सभी को आमंत्रण दे रही थी रहीम जी के दोहों के माध्यम से। तो मैं
एक सेकंड के लिए मैं और कुछ करना चाहती हूँ, 1 मिनट के लिए मैं अंतिम उस पड़ाव की ओर जाने के लिए। सबसे पहले जो हमारे प्रतिभागी हैं उनके अलावा हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिश गर्ग, संगीता शर्मा कुंद्रा, और हमारे मध्य में डॉक्टर लक्ष्मी कुशवाहा जुड़ी हैं, डॉक्टर गौतम राणा जी जुड़े हैं, मीरा जी जुड़ी हैं। ये लोग प्रतिभागी नहीं, ये श्रोतागण हैं, क्योंकि हमें श्रोतागण की भी आवश्यकता होती है। चंद्रमणि पांडे जी जुड़े हैं और शेख शहजाद उल्ला जी जुड़े हुए हैं। अगर हाँ, नीलिमा फटक की, कि मैं नाम गलत नहीं बोल दूं आपका, पाठक, सॉरी, मेरे को लगता है नीलिमा पाठक जी हैं। तो आप सब जुड़े हैं, नीलिमा। तो अगर किसी और का मैंने नाम नहीं लिया तो मैं क्षमा चाहूंगी। राम बाबू गौतम जी। और देखिए जी, मैं अपने पति का नाम हमेशा भूल जाती हूँ। इनके सहयोग से और इनके मुझे समय देने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए इनका हमेशा मुझे सहयोग रहता है। डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी सभी का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, मैं रहीम जी के एक दोहे के साथ इस कार्यक्रम को समापन करूंगी और सभी का धन्यवाद करूंगी। और शशि जी, आपसे क्षमा मांगते हुए धन्यवाद करूंगी कि आज आपने मंच को संभाल लिया। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय। रहीमन फाटे दूध को, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसका मैं थोड़ा सा, मेरा मन है कि 2 पंक्तियों में इसका वर्णन भी कर दूं। चाहे हम सबको मालूम है कि मनुष्य को सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार किसी भी कारणवश कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना बहुत कठिन हो जाता है। और उसका जो उन्होंने आगे उदाहरण दिया रहीम जी ने कि फाटे दूध को, जो दूध एक बार फट गया है उसको आप जितना भी मथ लो, आप उसको जितना भी मथ लो, वो मक्खन नहीं बना सकता। और अब हम उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते। तो हम सब अपने व्यवहार को, हर हर अपने समय को अपने तहे दिल से अच्छे शब्दों में, मीठे शब्दों में करते रहें। ये मैं अपने लिए शिक्षा ले रही हूँ, ताकि मैं किसी का मन, कोशिश करते रहें ताकि किसी का मन या किसी को दुखी ना करें। अगर हो जाता है तो प्रभु से क्षमा मांगते हुए मैं आज के कार्यक्रम को यही समापन करूंगी। सबको धन्यवाद करूंगी। तो मैं अब यहाँ पर इसका सबसे पहले मैं वीडियो जो हमारी फेसबुक पे रिकॉर्डिंग है, मैं वो बंद करने जा रही हूँ। और अब मैं रिकॉर्डिंग भी बंद करने जा रही हूँ, तो ताकि हम लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ जी, अब